अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी वो अब पूरी तरीके से फेल होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बाद जो बयान आए हैं उन्होंने हालात को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। तो क्या अब जंग तय है? क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठ चुका है? और अगर जंग हुई तो इसका असर क्या होगा? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत बुरी तरीके से फेल हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया है कि ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण अमेरिकी डेलीगेशन डील फाइनल किए बिना ही पाकिस्तान से अमेरिका वापस लौट गया। अब ईरान ना तो परमाणु पर और ना ही हॉर्मुज पर अमेरिका की कोई भी शर्त मानने पर राजी हुआ और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की यह नाकाम कोशिश डील की जगह डिनर पार्टी बनकर रह गई। और माना यही जा रहा है कि वार्ता फेल होने से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि वो किसी भी हाल में सीज फायर नहीं चाहते थे। तो ईरान के लाख कहने के बावजूद भी बातचीत के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे थे। और अब पीस टॉक फेल होने के बाद हर किसी की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले एक्शन पर भी है, क्योंकि ट्रंप ने ये धमकी दी थी कि डील नहीं होने पर डेंजर अटैक करेंगे, ईरान को डेडली अटैक के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी थी। तो इस्लामाबाद में शांति वार्ता असफल रही, फेल हो गई। रातों रात यहां पर खेल बदल चुका है। यहां पर जो यूएस डेलीगेशन था वो वापस लौट चुका है। ये समझौता नहीं हुआ है यहां पर। अब आइए आपको जेडी वेंस का वो बयान सुना देते हैं जो इस्लामाबाद से निकलने के बाद जेडी वेंस ने दी थी। We just could not get to a situation where we were quite accommodating. The president told us you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. अब देखिए, बातचीत फेल होने पर ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। अगर ईरान नहीं झुकेगा तो इसका भी इलाज है। अमेरिका के पास ट्रंप कार्ड मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं ईरान को के लिए कि ईरान अगर नहीं झुकेगा तो उसका भी इलाज है। ट्रंप के पास ट्रंप कार्ड है जो कि वो खेलेंगे अगर ईरान नहीं झुकता है तो। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे ईरान को। डेंजर उन्होंने पहले ही कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की अगर ईरान नहीं मानेगा तो डेंजर अटैक करेंगे ईरान पर। ईरान को डेडली अटैक के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब देख लीजिए कि ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि वो ऑलरेडी जीत चुके हैं इस जंग को, दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर ईरान नहीं झुकेगा तो उसका भी इलाज है। ट्रंप कार्ड मौजूद है, ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तमाम तरीके की धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे हैं। हालांकि ईरान भी झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट और परमाणु शक्तियों को लेकर के जो भी शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई हैं उसको मानने के लिए ईरान ने साफ साफ मना कर दिया है। इस्लामाबाद में एक पीस टॉक रखी गई थी जहां पर बुलाया गया था यूएस ईरान डेलीगेशन को बातचीत करने के लिए। यहां पर बातचीत उनकी असफल रही, बातचीत बेनतीजा रही। किसी भी नतीजे पर ये लोग नहीं पहुंच पाए। ना ईरान झुकने को तैयार था, ना ट्रंप अपने शर्तों पर कुछ भी बदलाव करने के लिए रेडी थे। तो ऐसे में दोनों तरफ से देखिए बातचीत जो है वो असफल रही है। ईरान डरने वाला यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही ईरान झुकने के लिए तैयार है। तो ईरान से वार्ता फेल होने के बाद अब एक्शन में आ चुके हैं यूएस आर्मी। इजराइल में उतरे अमेरिकी सेना के बड़े जंगी जहाज। इजराइल के एयरपोर्ट पर यूएस जंगी जहाजों की लैंडिंग की खबर मिल रही है। अब देखिए, ईरान से वार्ता फेल हो चुकी है यूएस की। ईरान को जो शर्तें यूएस की तरफ से रखी गई थी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के और परमाणु शक्तियों को लेकर के, तो ऐसे में देखिए दोनों ही चीजों पर, दोनों ही जो टॉपिक रखे गए जिन पर शर्त मंजूरी के लिए उनको कहा गया था, ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया है। ईरान का कहना है कि वो सारे वैध शर्त उनके पास नहीं रखे गए, तो ऐसे में ईरान नहीं मानेगा उन शर्तों को। और अब इसके बाद खबर मिल रही है कि यूएस आर्मी जो है वो एक्टिव है, एक्शन में आ चुका है यूएस आर्मी। इजराइल में अमेरिकी सेना के बड़े जंगी जहाज उतरने की खबर मिल रही है। इजराइल के एयरपोर्ट पर यूएस जंगी जहाजों की लैंडिंग की भी खबर है।
तो देखिए, साफ तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत पूरी तरीके से फेल हो गई है। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बिना डील फाइनल किए पाकिस्तान से अमेरिका वापस लौट आते हैं। अमेरिकी डेलीगेशन की वापसी से पहले जेडी वेंस खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये कहा है कि एक बुरी खबर है, ईरान के साथ बातचीत फेल हो गई है क्योंकि ईरान ने अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। खासकर अमेरिका परमाणु कार्यक्रम पर करार चाहता था, लेकिन ईरान ने सिरे से उसको खारिज कर दिया है। अब बातचीत फेल हो गई है, बेनतीजा रही है। इसके बाद लेबनान में ताबड़तोड़ हमले को भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है इसके पीछे, क्योंकि इजराइल ने बातचीत के दौरान भी लेबनान पर कई हमले किए। हॉर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर के भी विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ईरान पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही। इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता के दौरान अब आपको यह बता दें कि ईरान और यूएस किसी समझौते पर नहीं पहुंचे। ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने को राजी नहीं हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यहां पर तनाव जारी है। बिना सहमति यूएस लौट गए जेडी वेंस। ट्रंप का सैन्य कार्रवाई जारी रखने का संदेश दिया गया है। यानी कि इस्लामाबाद शांति वार्ता फेल होने के बाद ये अभी क्या कुछ हुआ है वो आपको हमने बताया है कि किस तरीके से जो शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई थी, ईरान उस पर नामंजूर हुआ। 21 घंटे आमने सामने बातचीत, लेकिन नतीजा क्या रहा? कुछ भी नहीं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस लाव लश्कर के साथ इस्लामाबाद में डटे रहे, लेकिन ईरान के साथ पहला राउंड बेनतीजा खत्म हुआ। न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक हर मुद्दे पर टकराव साफ देखने को मिला। तो क्या ये शांति वार्ता शुरुआत से ही फेल थी या असली टकराव अब शुरू होने वाला है? पीस टॉक फेल, अब होगा बड़ा खेल। जिद पर अड़ा ईरान, फिर मचेगा कोहराम। अनलॉक होने वाला है वर्ल्ड वॉर का गेट। सीज फायर के दौर का पहला और सबसे अहम पड़ाव यानी पाकिस्तान का शहर इस्लामाबाद। पूरी दुनिया की नजरें उन चेहरों पर टिकी थी जिन्हें शांति वार्ता से पहले गर्मजोशी से गले लगते हुए और हाथ मिलाते हुए देखा गया था। लेकिन घड़ी के कांटे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उम्मीदें पीछे छूटती चली गईं। 21 घंटे लंबी इस मैराथन बातचीत में जेडी वेंस और ईरानी प्रतिनिधि मंडल आमने सामने बैठे रहे, लेकिन हर दौर के बाद सिर्फ मतभेद ही बाहर आए। इस्लामाबाद की इस हाई प्रोफाइल बैठक में न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक हर मुद्दे पर टकराव साफ दिखा। शुरुआत की गर्मजोशी धीरे धीरे ठंडे तनाव में बदल गई और अंत तक आते आते साफ हो गया कि पहला राउंड किसी समझौते के लिए नहीं, बल्कि दोनों देशों की सख्त पोजीशन दिखाने के लिए था। Whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. करीब 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस का चेहरा ही बहुत कुछ बता रहा था कि मीटिंग के भीतर क्या हुआ। शब्द भले संतुलित थे, लेकिन संदेश साफ था। बातचीत हुई पर भरोसा नहीं बना। वेंस ने ठोस और अहम डिस्कशन की बात जरूर की, लेकिन साथ ही ये भी जता दिया कि ईरान ने अमेरिका की शर्तों को स्वीकार नहीं किया। इस्लामाबाद में हुई इस बैठक के बाद उनका लहजा साफ संकेत दे रहा था कि वॉशिंगटन अब सिर्फ बातचीत से संतुष्ट नहीं होगा। अब अगला कदम या तो और सख्त दबाव होगा या फिर ऐसी शर्तें जिन्हें मानना ईरान के लिए और मुश्किल हो जाएगा। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States. इस शांति वार्ता के 5 सबसे अहम मुद्दे थे। पहला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जहां अमेरिका साफ प्रतिबद्धता चाहता है कि परमाणु हथियार नहीं बनेंगे। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन, जिसे हर हाल में खुला रहना जरूरी है। तीसरा, लेबनान में संघर्ष विराम, खासकर हिजबुल्लाह की भूमिका को लेकर। चौथा, आर्थिक प्रतिबंध और ईरान के फ्रीज एसेट्स, जिन्हें तेहरान वापस चाहता है। और पांचवा, पूरे मिडिल ईस्ट की क्षेत्रीय सुरक्षा, जहां हर कदम का असर कई देशों पर पड़ता है।
लेकिन बिचौलिए पाकिस्तान की मौजूदगी में दुनिया के लिए कोई गुड न्यूज नहीं आई। लिखित दस्तावेजों के जरिए अपनी अपनी बात तो रखी गई, लेकिन अमेरिका को खाली हाथ लौटना पड़ा। America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. यही नहीं, जेडी वेंस ने साफ शब्दों में एक लाल रेखा भी खींच दी। उनका कहना था कि अमेरिका को सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस और स्पष्ट कमिटमेंट चाहिए कि ईरान ना तो परमाणु हथियार बनाएगा, ना ही ऐसे साधन जुटाएगा जिससे वह तेजी से हथियार बना सके। दूसरी तरफ ईरान का रुख भी उतना ही सख्त रहा। ईरानी मीडिया, खासकर फास्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक बातचीत का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका अपनी गैर तार्किक मांगों में बदलाव करता है या नहीं। यानी दोनों तरफ शर्तें भी कड़ी हैं और रुख भी अड़ा हुआ। यही वजह रही कि पहला राउंड खत्म हुआ, लेकिन टकराव जस का तस बना रहा। देखिए, ईरान भी अड़ा हुआ है, वो अपने इरादों से टस से मस नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ईरान ये भी कह रहा है कि अगले दौर की बातचीत की कोई योजना नहीं है, यानी शांति वार्ता रुकी नहीं, अटक गई है। सवाल यही है, क्या ये जिद है दुनिया को एक नए खतरे की आग में झोंकने वाली? शांति वार्ता की टेबल पर टकराव। बेस्ट ऑफर के बावजूद ईरान का डील से इनकार। पश्चिम एशिया में मचेगा फिर हाहाकार। पहला राउंड बेनतीजा रहा और अब हालात और सख्त हो गए हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। वहीं अमेरिका भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, यानी बातचीत का दरवाजा खुला जरूर है, लेकिन दोनों तरफ से कुंडी लगी हुई है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि जब बातचीत रुकती है तो अक्सर तनाव बढ़ता है, और जब दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने हो तो उसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इस टकराव के अगले सिरे पर टिक गई हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से शांति वार्ता के सारे समीकरणों और सारी कैलकुलेशन और सारी संभावनाओं पर विराम लगा दिया गया है। फार्स न्यूज के हवाले से खबर है कि ईरान ने फिलहाल अगली वार्ता की कोई योजना नहीं बनाई है। अमेरिका की मांगों को गैर तार्किक और हद से ज्यादा बताया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल और स्टेटस बदलने की मांग को ईरान की तरफ से ठुकराया गया है। न्यूक्लियर मटेरियल हटाने की अमेरिकी शर्त भी कबूल नहीं की गई है। ईरानी सूत्रों का दावा है कि अमेरिका बातचीत से वही हासिल करना चाहता है जो जंग में नहीं कर पाया। अमेरिकी टीम पर आरोप लगाया गया है कि वो पहले से तय हाई डिमांड से पीछे हटने को तैयार नहीं। पाकिस्तान की मध्यस्थता के बावजूद कोई साझा फ्रेमवर्क नहीं बन सका। दोनों पक्ष अब अपने अपने एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही अगला कदम तय करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका का रुख भी बेहद सख्त है। जेडी वेंस ने साफ कर दिया है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कमिटमेंट चाहिए कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यानी डील का फॉर्मूला साफ है, पहले भरोसा फिर राहत। लेकिन ईरान की मांग उल्टी है, पहले प्रतिबंध हटाओ फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी दोनों देश एक दूसरे से पहले झुकने की उम्मीद कर रहे हैं और यही जिद बातचीत को आगे बढ़ने से रोक रही है। जब शर्तें टकराती हैं तो समझौते की जमीन खुद ही खिसक जाती है। उधर महर न्यूज एजेंसी के हवाले से ईरान ने बातचीत की अंदरूनी तस्वीर साफ कर दी है, जिसके मुताबिक कई मुद्दों पर आपसी सहमति बन चुकी थी, लेकिन 2 से 3 अहम पॉइंट्स पर गहरे मतभेद बने रहे। इन्हीं मतभेदों की वजह से बातचीत किसी आखिरी समझौते तक नहीं पहुंच सकी। ये बातचीत 40 दिन के थोपे गए युद्ध के बाद हुई। विदेश मंत्रालय ने माना कि ईरान इस बातचीत में शुरू से ही अविश्वास और संदेह के माहौल के साथ शामिल हुआ था। इसके बावजूद डिप्लोमेसी का रास्ता बंद नहीं हुआ है, बल्कि ये ईरान के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा का स्थायी जरिया है। ईरान ने ये भी कहा कि एक ही बैठक में समझौता न होना असामान्य नहीं है। यानी बातचीत भली बेनतीजा रही, लेकिन दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। साफ है, बातचीत रुकी है, खत्म नहीं हुई, लेकिन भरोसे की कमी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या?
क्योंकि खबर ये भी है कि ईरान की फिलहाल अगली बातचीत की कोई योजना नहीं है, यानी डिप्लोमेसी फिलहाल ठहर गई है। और जब बातचीत रुकती है तो मैदान खाली नहीं रहता, वहाँ अक्सर तनाव अपनी जगह बना लेता है। पश्चिम एशिया पहले से ही कई संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में अमेरिका और ईरान की टकराहट पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। यानी ये सिर्फ दो देशों की जिद नहीं, बल्कि एक ऐसा टकराव है जो दुनिया को नए खतरे की आग में धकेल सकता है। और यही सबसे बड़ा डर है। बिहार के जमुई में एक परिवार ऐसा है जो रो रो कर न्याय की गुहार लगा रहा है। परिवार के सदस्य से गांव वाले बात नहीं कर रहे हैं। आखिर मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। छोटे छोटे बच्चों का मासूम चेहरा और मायूस परिवार, इनके साथ गांव के दबंगों ने ऐसी हरकत की है जिसके बाद परिवार से कोई बात तक नहीं करता। जी हां, जमुई जिले के एक सुदूर गांव में पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। आरोप है कि गांव के एक दबंग जो समाज का सरदार है, उसके फरमान के बाद इस परिवार से कोई बात नहीं करता। यहाँ तक कि उन्हें दुकान से रोजमर्रा का सामान भी नहीं दिया जा रहा। अगर कोई शख्स इस परिवार के लोगों से बात करता है या फिर इनकी मदद करता है तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। जमुई के चंद्रमडीह इलाके के घोरमारा गांव के एहसान अली के परिवार के साथ जो हो रहा है वो अमानवीय है। बताया जा रहा है कि गांव के ही सरदार तैयब अली के आदेश के बाद इस परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। फरमान ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस परिवार से बात करता है या उनकी मदद करता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। परेशानी कर रहा है, बाराती को रोक दिया था, बाराती नहीं आया। बहुत परेशानी से शादी की है। पुलिस को जाके इन्फॉर्म किए, थाना में हजूर, थाना में इन्फॉर्म किए, बाराती हमरा रुका हुआ है। घोरमारा गांव के एक परिवार का दर्द कम नहीं हो रहा। 17 सदस्यों वाला एहसान अली का परिवार आज पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा है। न तो कोई उनसे बात करता है और न ही गांव की दुकानों से उन्हें जरूरी सामान मिल पाता है। एहसान अली का कहना है कि जमीन विवाद की वजह से रिश्ते में सौतेले भाई लगने वाला गांव का सरदार अपनी दबंगई के बल पर कब्रिस्तान और मस्जिद में जाने पर भी रोक लगा चुका है। फसल के लिए जिस कुएं से पटवन का पानी लिया जाता था उस पर भी रोक लगा दी गई है। दबंग सौतेले भाई जिसे गांव वाले ने सरदार बना दिया है, उसने एहसान अली की बेटी की शादी भी गांव में नहीं होने दी। दूसरे गांव जाकर बेटी की शादी करानी पड़ी। बताइए, हम कुछ नहीं किए, समाज किया। हम इसके लिए क्या करेंगे? समाज जो बोलेगा वो हम करेंगे। आखिर मामला क्या है? क्या किस बात को लेकर? यही मामला, वही जगह जमीन का मामला था। इसी के लेके था। वो अपना बेटी को 2 बेटी को शादी किया, समझ गया। और 2 बेटी में जैसा समाजी जो खाना चलता है, खिलाता है, खाता है, वो अपना किया, किसी को खिलाया नहीं। तो समाज वाला की जब वो नहीं खिलाता तो हम लोग काहे खिलाएंगे? आरोप है कि गांव में किसी के यहाँ पर शादी होती है तो एहसान अली के घर निमंत्रण भी देने से मना किया जाता है। एहसान अली और उसके परिवार वालों का कहना है कि ये 2 साल से चल रहा है। एहसान अली के परिवार में कुल 18 सदस्य हैं। वहीं इस मामले में गांव के सरदार तैयब अली ने लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तैयब अली का कहना है कि एहसान अली झूठ बोल रहा है। जमुई से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। देखिए, महिलाओं के हित से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने पहल की है। पीएम मोदी ने सभी फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखा है। पीएम ने महिला आरक्षण पर समर्थन मांगा है और अगले हफ्ते संसद में पेश होने वाला है विधेयक। बीजेपी सांसदों के लिए 16 से 18 अप्रैल तक व्हिप जारी। तो आपको बताते चलें कि महिला आरक्षण बिल पर देखिए पीएम मोदी ने पहल की है। सभी फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखा है पीएम मोदी ने और महिला आरक्षण पर समर्थन मांगा है सभी लोगों से। अगले हफ्ते संसद में ये विधेयक पेश होने वाला है और
बीजेपी सांसदों के लिए 16 से 18 अप्रैल तक व्हिप जारी किया गया है। महिलाओं के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है। महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी की तरफ से ये पहल की गई है और सभी से आरक्षण पर मांगा है समर्थन। प्रधानमंत्री ने अगले हफ्ते ही संसद में ये विधेयक जो है वो पेश होने वाला है। महिला आरक्षण से ये जुड़ा हुआ ये विधेयक, जिसमें बीजेपी सांसदों के लिए 16 से 18 अप्रैल तक व्हिप जारी है। दिल्ली मेट्रो की लाइफलाइन कही जाने वाली ब्लू लाइन अब एक नए और आधुनिक अवतार में नजर आने वाली है। यात्रियों के सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए डीएमआरसी ने अपनी पुरानी ट्रेनों के मिड लाइफ रिफर्बिशमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस पहल के तहत करीब 20 साल पुरानी ट्रेनों को आधुनिक सुविधाओं से अपग्रेड किया जा रहा है। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार ने हाल ही में तीसरे चरण की पहली नवीनीकृत ट्रेन का निरीक्षण किया और अब तक कुल 31 मेट्रो का कायाकल्प किया जा चुका है। नई मेट्रो में यात्रियों को सीसीटीवी कैमरे, एलसीडी आधारित डायनेमिक रूट मैप और मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोच में धुआं और तापमान सेंसर वाले आधुनिक फायर डिटेक्शन सिस्टम भी लगाए गए हैं। नवंबर 2027 तक ब्लू लाइन की सभी 22 लक्षित ट्रेनों का नवीनीकरण पूरा कर लिया जाएगा।